नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। निर्वाचन आयोग ने भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी के निधन की वजह से कांकेर जिले की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव को लेकर नोटिफिकेशन 10 नवंबर को जारी होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 21 नवंबर है। 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। आज भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा क्षेत्र 80 भानु प्रतापपुर में निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इसके साथ ही जो उत्तर बस्तर कांकेर जिला है, उस पूरे जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। जो निर्वाचन कार्यक्रम है वो इस प्रकार है कि अधिसूचना का प्रकाशन और उसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 10 नवंबर 2022 को प्रारंभ होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2022 है। नामांकन पत्रों की समीक्षा 18 नवंबर को होगी और नाम वापसी की तिथि 21 नवंबर को रहेगी। मतदान की तिथि 5 दिसंबर और मतगणना की तिथि जो है 8 दिसंबर है और तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपन्न होगा वो 10 दिसंबर है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की घोषणा होते ही अपनी अपनी जीत के दावे शुरू हो गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने जीत का दावा किया। कांग्रेस ने दावा किया है कि भानु प्रतापपुर सीट से पार्टी भारी मतों से जीतेगी, तो वहीं बीजेपी ने भी दावा किया इस बार यहां कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारियां पूरी है। हमारे कार्यकर्ता इस उपचुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। स्वर्गीय मनोज मंडावी जो भानु प्रतापपुर के लोकप्रिय विधायक थे, उनके द्वारा इस क्षेत्र के कराए गए विकास के कार्य, उनकी लोकप्रियता के दम पे हम भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि भानु प्रतापपुर की जनता स्वर्गीय मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि स्वरूप भानु प्रतापपुर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाएगी। अभी वर्तमान में भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। वहां की जनता कांग्रेस को जोरदार तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए अभी उपचुनाव में वहां वो निश्चित रूप से सबक सिखाएगी और कांग्रेस को जो ये आरक्षण आदिवासियों को समाप्त की है, इसके लिए वहां पर कांग्रेस का इस उपचुनाव में, भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में वहां पर कांग्रेस का जमानत जब्त करेगी। कांकेर से बड़ी खबर है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी की पत्नी ने इस्तीफा दिया है। सावित्री मंडावी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। रायपुर के स्कूल में शिक्षिका थी सावित्री मंडावी। भानु प्रतापपुर सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं। मनोज मंडावी के निधन के बाद सीट खाली हुई है और भानु प्रतापपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा आज ही हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हैं। अभिषेक, मनोज मंडावी की पत्नी ने इस्तीफा दे दिया है अपनी नौकरी से, अब कयास लगाए जा रहे हैं उम्मीदवारी के। बिल्कुल, देखिए, सावित्री मंडावी जो स्वर्गीय मनोज मंडावी की धर्मपत्नी है, उन्होंने आज अपनी सरकारी नौकरी जिसमें वो रायपुर में वो कर रही थी, शिक्षक का थी यहाँ पर, उससे इस्तीफा दे दिया है। इससे एक बात साफ हो गई है कि यहाँ पर मनोज मंडावी की जो पत्नी है सावित्री मंडावी, वो ही यहाँ पर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस उनको ही टिकट देने जा रही है। संकेत साफ है, औपचारिक घोषणा सिर्फ बाकी है। इस बात के पहले हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि सावित्री मंडावी को ही यहाँ पर टिकट कांग्रेस देगी, क्योंकि आमतौर पर जब भी खास तौर पर उपचुनाव की हम बात करें, परिवार के किसी सदस्य को टिकट देने से
जो इमोशनल वोट होते हैं, जो सहानुभूति वोट होते हैं, उसका फायदा पार्टी को मिलता है। तो ये जीतने वाली कैंडिडेट के तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस रणनीतिक के लिहाज से यहाँ पर जरूर सावित्री मंडावी की दोगी, और इनका इस्तीफा इस बात को लगभग पुष्ट भी कर रहा है कि सिर्फ औपचारिक घोषणा सावित्री मंडावी की यहाँ पर बाकी है। जहां तक समीकरण की बात कर ले, खास बात यह भी है कि इस क्षेत्र में महिला वोटर जो है वो पुरुष वोटर से ज्यादा है, इसीलिए महिला कैंडिडेट यहां पर रहेंगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को फायदा होगा, या जो भी राजनीतिक दल होंगे उसको फायदा होगा। अब देखना है भाजपा यहां पर किस प्रकार का कैंडिडेट डिक्लेयर करती है, क्योंकि उपचुनाव है, आमतौर पर सरकार के पक्ष में ही जनता का झुकाव देखने को मिलता है। फिर ये सहानुभूति वोट भी साथ में होगा। मनोज मंडावी इकलौते वहां पर ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जो कि 3 बार वहां से विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता था, अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। तो तमाम चीजों, तमाम समीकरण को देखते हुए कांग्रेस अगर इनको सावित्री मंडावी को टिकट देती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि जीत के दावे दोनों ही दल अपने अपने कर रहे हैं। भाजपा के अपने दावे हैं, भाजपा ने कहा कि जमानत जब्त होगी यहाँ पर कांग्रेस की, हालांकि कांग्रेस ने अपने भी यहाँ पर दावे किए हैं। समीकरण जो भी हो, यहाँ पर दोनों ही दलों के लिए एक फिर से अपने आप को कसौटी में कसने की कोशिश होगी, परीक्षा होगी, क्योंकि 1 साल से भी कम का समय यहाँ पर बचा हुआ है चुनाव में जाने के लिए। ऐसे में दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारी परखने की कोशिश करेंगे। खासतौर पर भाजपा के लिए एक अपने आप को परखने का मौका होगा, क्योंकि बड़े चेंजेस भाजपा में यहाँ पर हुए हैं, अपर लेवल से लेकर नीचे लेवल तक। ऐसे में भाजपा किस प्रकार का प्रदर्शन करती है ये देखना होगा। कांग्रेस सरकार को भी अपने आप को परखने का मौका होगा कि उसकी तैयारियां संगठन स्तर से लेकर सरकारी योजनाओं तक में किस प्रकार की चल रही है। तो एक बार फिर से सियासी घमासान यहाँ पर देखने को मिलेगा। सत्ता का सेमीफाइनल भी अगर इसे हम कह दें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि चुनाव में जाने से पहले ये आखिरी विधानसभा चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, जिसमें दोनों दल आमने सामने होंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी को साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, कांकेर के भानु प्रतापपुर की बात करेंगे। विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। जिले में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। पूरे चुनाव के दौरान रैली, जुलूस, आम सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही जिले में लगे पार्टियों के बैनर, पोस्टर को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को प्रतिज्ञा पत्र 2022 नाम दिया है। इस घोषणा पत्र में सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का बड़ा वादा है। इसके अलावा खेती, बागवानी, डेयरी, विकास, पर्यटन, परिवहन व्यवस्था और समेत तमाम दूसरे मुद्दों पर कांग्रेस ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में लोगों से वादे किए हैं। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ की तरह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा भी की है। जो पूरा ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके तहत दिया जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकते। यदि इंडिविजुअल खाता में है, मेरे खाते में पैसा है, तो उसको तो मैं निकाल सकता हूँ, जितने राशि उसको रोक नहीं सकता, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। अब उसमें लीगल हम लोग ले रहे हैं, लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं, और भारत सरकार से फिर पत्र लिखेंगे कि आपने पैसा नहीं देने की बात कही है, लेकिन क्यों नहीं देंगे आप, वो कारण आपने नहीं बताया है। तो बहुत सारी बातें हैं। केंद्र सरकार, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये में धान खरीदी करने का फैसला लिया, राहुल गांधी घोषणा की, 1 साल तो हमने दिया, उसके बाद दूसरे साल रोक लगा दिया। चूंकि ये बोनस है, इसलिए आप यदि इस बोनस देंगे तो आपके चावल को हम एफसीआई में नहीं खरीद करेंगे। हमने रास्ता निकाल लिया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, 9000 रुपये एकड़ दे रहे हैं। इस साल तो 2640 रुपये पड़ रहा है। हम तो वादा तो 2500 के किए थे। अभी किसानों को जो मिल रहा है, धान कटाई चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो 2640 रुपये में 1 नवंबर से हमारी धान खरीदी शुरू हो गई, उसको पड़ेगा 2640 रुपये। तो हम घाटा नहीं होने देंगे। हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की तरह हिमाचल में भी 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की घोषणा की। इस पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि ऐसी घोषणाएं प्रदेश के पैसे को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 7000 क्विंटल गोबर की खरीदी हुई।
बताया जाता है कि ये गोबर पानी में बह गया। ऐसे वादे षड्यंत्रकारी हैं। देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र किसी भी प्रदेश में है वो वोट लूटिया घोषणा पत्र होता है। वो षड्यंत्रकारी और वादा खिलाफी शुरू दिन से ही करने का घोषणा पत्र होता है सरकार आते ही। आप छत्तीसगढ़ में देखें, ये गोबर खरीद रहे हैं पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है। अधिकारी कह रहे हैं 7,000 क्विंटल गोबर क्या बह गया या सूख गया, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ये सारे भ्रष्टाचार के नमूने हैं। मनेंद्रगढ़ पहुंचे बीजेपी सांसद ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। विजय बघेल ने कहा कि अगले साल होने वाले चुनाव में बीजेपी 67 सीटों के साथ ही प्रदेश में सरकार बनाएगी। चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। निश्चित रूप से। और जो उल्टा रिजल्ट आएगा, जो 2018 में आया था ना, 67 सीट कांग्रेस ले गई थी, वैसे ही 67 सीट हमारे भारतीय जनता पार्टी की आएगी। ये मैं दावे के साथ आज की तारीख में आपके सामने इस मनेंद्रगढ़ के पवित्र व्यक्ति पर कह रहा हूँ। पिछले 61 दिनों से चली आ रही रसोइया संघ की हड़ताल खत्म हो चुकी है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा के आश्वासन मिलने के बाद रायपुर में आंदोलन कर रहे रसोइया संघ ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। कलेक्टर दर पर भुगतान की मांग रसोइया संघ कर रहा था, जिसे पूरा करने का आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल को खत्म किया गया। मंत्री कवासी लखमा ने आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल रसोइया संघ कर्मचारियों के चेहरे खिल गए और धरना स्थल पर सभी कर्मचारी नाचने झूमने लगे। ये तस्वीरें आपके सामने। प्रदेश में धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन खरीदी केंद्रों पर अब भी सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले 5 दिनों में महज 96 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। इसके पीछे वजह यह है कि धान की फसल की कटाई अभी तक नहीं हो सकी। जिन किसानों ने फसल काट भी लिया, वे अब धान के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। इधर विश्रामपुरी में जब एक किसान धान बेचने आया तो अधिकारी ने फूल माला पहनाकर किसान का स्वागत किया। मोबाइल ऐप के माध्यम से टोकन काटा गया था। ये मेरे कल 3 तारीख को काटा गया था, आज 4 तारीख के लिए। और ये सुविधा मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं इससे पहले भी विगत कई वर्षों से धान बेच रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है, हमको टोकन कटाने के लिए यहाँ मंडी पे आना पड़ता था और बहुत लंबा लाइन लगाना पड़ता। फिर 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन बाद हमको टोकन प्राप्त होती थी। लेकिन ये जो मोबाइल ऐप के माध्यम से जो सुविधा मिली है, इसको अपन क्या है कि किसान घर में बैठ के अपने हिसाब से जिस तारीख को वो बेचना चाहे उस तारीख को अपना टोकन काट सकता है। किसान तभी बेच पाएगा धान को जब सूखा रहेगा तभी, और क्योंकि अभी तक तो फसल कटी नहीं है, कटेगी फिर मौसम साथ देगी, अच्छे से रहेगा, धूप रहेगा, तभी धान सूखेगी, तभी बेच पाएगा। उनके तारीख से कोई मतलब नहीं है। किसान सरकार ने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करवा दी है और कोंडागांव में 4 दिन में धान खरीदी नहीं हो पाई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि धान खरीदी केंद्र पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर तराजू भी लग चुके हैं, पर किसान सिर्फ लिस्ट में अपना नाम देख रहे हैं और वापस चले जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है, धान खरीदी क्यों नहीं शुरू हो पा रही है, क्यों किसान नहीं आ रहे हैं? यहाँ जो धान समिति के मैनेजर हैं, हम उनसे बात करते हैं। भैया, क्या वजह मानते हैं कि धान खरीदी नहीं हो पाई है 4 दिन में? देखिए क्या है, इस बार ना लगातार पानी होने की वजह से धान पकने में थोड़ा विलम्ब हुआ है और धान में नमी, अभी धान में कटाई भी चल रहा है, धान की खेतों में अभी कटाई चल रहा है और धान में नमी बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से किसान अभी नहीं ला पा रहे। एक किसान लाया हुआ था, उसका नमी बोलने से 20% से एबव था। तो शासन के निर्देशानुसार 17% आमाशय में हमको धान खरीदी करना है, लेकिन 20% होने के कारण किसान को हमने समझाइश दिया कि आप उसको सुखाइए 1-2 दिन और सुखाने के बाद आप लेके आ जाइए, हम खरीदने को तैयार हैं और सारी व्यवस्था हमारी हो चुकी है। तो ये है मैनेजर जिनका कहना है कि 2-3 दिन में धान खरीदी शुरू हो जाएगी। तो बहरहाल कि सेंटर भी तैयार है पर किसान धान बेचने को तैयार नहीं है, क्योंकि
नमी की वजह से शासन धान नहीं खरीदेगी, इसलिए धान के सूखने का इंतजार किसान कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। गुजरात के मोरबी हादसे के बाद अब देश भर में ऐसे पुल को लेकर चिंता सताने लगी है। खारून नदी पर बने छत्तीसगढ़ का एकमात्र सस्पेंशन ब्रिज लक्ष्मण झूला को लेकर भी लोगों में डर है। इस ब्रिज को क्षमता 5 लोगों की है। बड़ी संख्या में लोग इस ब्रिज का भी लुत्फ उठाने आते हैं, लेकिन इसका मेंटेनेंस भी अभी ठप है। इसकी वजह है मेंटेनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो जाना। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि मेंटेनेंस के लिए विभाग को पत्र लिखा गया है। खारून नदी पे जो महादेव घाट में लक्ष्मण झूला बना हुआ है, अभी ये 4 साल पुराना हो चुका है। 2016 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था और 2018 में ये जनता के लिए लोकार्पण किया गया है और तब से लगातार इसमें लोगों का आना जाना है, क्योंकि उस साइड में एक गार्डन बना हुआ है, तो उस गार्डन के पहुंचने का रास्ता वही है और लगभग रोज़ 800 से लेके 1200 तक की पब्लिक जनरल दिनों में आते हैं और त्यौहार के दिनों में अलग आते हैं। और वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी सेफ बना हुआ है और इसमें अभी इस तरह की कोई दिक्कत सामने आई नहीं है। लगातार सुकमा में सड़क हादसे में डीआरजी के 2 जवानों की मौत हो गई। एल्मागुडा ऑपरेशन से लौटने के दौरान नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ। हादसे के बाद ट्राला का ड्राइवर और क्लीनर भाग खड़ा हुआ। 2 जवानों की मौत की खबर मिलते ही प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस आरोपी ड्राइवर और क्लीनर की तलाश कर रही है।